नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई संजीत। आज हम लेकर के आए एक नया लेक्चर जिसमें हम आप सब पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। बेटा इस अभी जो सीरीज़ हम लोग की होने वाली है, इस सीरीज़ के बाहर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड में आ जाए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने आज हम लगभग 24 क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं, लगभग जो है हम 24 क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं और इन 24 क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, एक एक चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और इससे मेरा गारंटी है कि इस क्वेश्चंस को करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस रह जाए। इस बेहतरीन से सेशन के अंदर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आप जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने कई लेक्चर मैं ले चुका हूं, जैसे पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है, इस सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल इतना कुछ पढ़ने के बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो होगा हमारा क्या, एक छोटा सा योर मेमोरी टेस्ट। हम आज एक मेमोरी टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग ये पता करेंगे कि बेटा हमारी लेक्चर देख करके, मेरी लेक्चर देखने के बाद आपने कितना समझा। तो उस मेमोरी टेस्ट आपकी अभी जो है ना होने वाली है सीरीज के अंदर, जहाँ हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैं लगभग 24 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन आप कितना नंबर लेकर के आप आ रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसमें 20+ नंबर लेकर के आ रहा है, मतलब दैट्स गुड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। लेकिन अगर आप उससे कम नंबर लेकर के आ रहे हैं तो मतलब यू हैव टू नीड इम्प्रूवमेंट। क्लियर, आपको एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आइए बेटा, मैं फिर से जो है ना आप सबको एक शुभकामनाओं के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको एक ये देता हूँ, एक पैगाम देता हूँ। एक छोटी शायरी से हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि यूँ ही आग की तपिश से कभी हीरे जला नहीं करते, आग की तपिश से कभी हीरे जला नहीं करते, और जिनका मकसद ही उड़ना, वो कभी राहों में थक के बैठा नहीं करते। तो जी हाँ साथियों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, मेरे सहपाठियों, मेरे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग करने वाले हैं रैपिड फायर की तरह 24 एक से एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये सारा क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम से होने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। मैंने आपको अमीबा में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अमीबा एक एकल कोश के जीव है और इसके अंदर पोषण की जो प्रक्रिया वो हमारी तरह होती है। तो हम लोग में कैसा पोषण होता है बताओ, हम लोग में कैसा होता है। हम लोग में पोषण होता है प्राणी समपोषी, मतलब होलोजोइक। तो अमीबा भी हमारी तरह ही क्या करता है, पोषण करता है, वो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अमीबा हैज़ अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज इट ओके, बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए किन संरचना का उपयोग करता है। अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए अपनी किन संरचना का उपयोग करता है। मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा ध्यान समझना, हम थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो थोड़ा सा इसमें आपको एफर्ट डालना होगा कि थोड़ा सा आप चीज़ों को ध्यान से समझें और एक बहुत जो है ना स्लो तरीके से ही हम लोग आज पढ़ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़रूरी है कि भाई आपका बोर्ड आपकी जो है ना काफ़ी नज़दीक है। इसकी वजह से मजबूरी में लेकर के आना पड़ा कि नहीं भाई बच्चों की जो है ना पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा बी कोऑपरेटिव, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और हम चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो मैंने बताया था बेटा कि अमीबा के अंदर जो भोजन ग्रहण करने की जो संरचना कोई खास नहीं है, वो अपने शरीर की किसी भी संरचना को क्या कर सकता है, एक फाल्सफिट बना सकता है, जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, और उसी से वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो इसमें कोई ऑप्शन में है क्या सीडोपोडिया, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी, जिसका हम लोग हिंदी में कुटपात कहते हैं। इज इट ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि अमीबा में भोजन को पकड़कर अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अमीबा में भोजन को पकड़कर, अमीबा भोजन को पकड़कर अंदर ले जाने की प्रक्रिया, मतलब अमीबा जो है भोजन को बाहर की दुनिया से लेकर अंदर की दुनिया में डालता है, उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो बेटा उस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, फैगोसाइटोसिस। मतलब जिस प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इज इट ओके, बात समझ में आ रही है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा हो गया, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आगे लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे अमीबा, यहाँ पे अमीबा, इसको काटना क्या हो जाएगा अमीबा।
अमीबा में पाचन कहाँ होता है? अरे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या होता है बेटा? भोजन रिक्तिका के अंदर, यानी फूड वैक्यूल के अंदर। हम लोग पढ़े थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार जाकर के आप अमीबा में पोषण वाले वीडियो को जरूर देखें, फिर से आकर के इस क्वेश्चन को लगाएं। मैं जो है ना, आई एम डैम श्योर आप जरूर बेहतर कर पाएंगे। क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी हो गया है अमीबा। अच्छा कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर है, कोई बात नहीं है। अमीबा में अपच, मतलब अपच का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अपच का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेटा बाहर निकालने की प्रक्रिया किसी के भी शरीर में हो, वो निष्कासन ही कहलाती है। क्या कहलाती है? निष्कासन, या उसको हम लोग बहिष्करण कहते हैं, इजेशन कहते हैं। कोई भी होकर अपने शरीर से क्या करा वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल रहा है, तो प्रक्रिया बहिष्करण ही कहलाती है, निष्कासन ही कहलाती है। क्लियर? एक्चुअली निष्कासन ही कहोगे, उसको बहिष्करण कहोगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में इजेशन कहते हैं। क्लियर? चलो अमीबा क्या है बेटा? अमीबा क्या है? तो अमीबा कैसा जीव है? बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। क्या बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय है, पौधा है या कवक है? तो ना तो बेटा अमीबा एक पौधा है, ना ही क्या है, कवक है। यानी कि अमीबा एक एनिमल है। तो एनिमल है तो कैसा एनिमल है? बहुकोशिकीय जीव है? नहीं। हमने क्या पढ़ा था? अमीबा में सिर्फ एक सेल होता है और वो अपनी सारी एक्टिविटी को, हर एक फंक्शन को किससे करता है? सिर्फ एक सेल से करता है। मतलब क्या है? अमीबा एक एकल कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा मुख्यतः क्या खाता है? अमीबा, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, राइटिंग टाइम में ध्यान नहीं दिया गया। अमीबा मुख्यतः क्या खाता है? अमीबा क्या खाता है बेटा? याद रखना है अमीबा का पोषण, मैंने फिर से कहा, फिर से कह रहा हूँ कि बेटा अगर आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो आप एक बार जरूर जाइए और अमीबा में पोषण को देखिए कि अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। उस लेक्चर को देखिए, वो लेक्चर आपका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए और देखने के बाद फिर से इस क्वेश्चन को बनाइए। अब मैंने क्या कहा कि इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और मेरी गारंटी है कि एक दिन आप इतने बेहतर हो जाएंगे साइंस के अंदर कि फिर लोग भी बोलेंगे वाह कमाल, क्या गजब की पढ़ाई की है तुमने। तो बस बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, चलते रहिए। लेकिन हाँ एक और चीज़ ध्यान देना, सुने हो ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर रेस को जीतना है तो धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। बात समझ में आ रही नहीं है कि एक दिन में एक ही बार 10 घंटा पढ़ लिए और 10 दिन तक अब बोले कि ना रोज एक घंटा मिक्स जो मेकअप करते हैं, एक दिन पढ़े थे 10 घंटा तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। अगर आपके अंदर पढ़ाई की कंटिन्यूटी नहीं होगी, देन यू वोंट बी अ गुड स्टूडेंट एंड गेटिंग हायर मार्क्स इन योर एग्जाम। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। चलो हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाँ तो क्या है? अमीबा मुख्यतः क्या खाता है? तो आपको बताए थे कि अमीबा सूक्ष्म जीवों को खाता है, जिसमें बैक्टीरिया शामिल है, जिसमें शैवाल शामिल, इनको खाता है। अमीबा और इसके अलावा क्या करता है? तो अमीबा में पोषण के लिए निश्चित मुख नहीं होता है, इसलिए भोजन लेता है। कैसे लेता है? तो अमीबा को मैंने बताया था ना कि अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग को सीडोपोडिया बना सकता है। तो ऑप्शन में सीडोपोडिया है क्या? नहीं है। तो कह रहे हैं केवल सिर से नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल पीछे से नहीं, केवल नीचे से नहीं। अमीबा अपने क्या करेगा? शरीर के किसी भी भाग को सीडोपोडिया बनाएगा और किसी भाग से क्या करेगा? अपने न्यूट्रिशन को ले लेगा, पोषण को ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो बेटा जरूर बताएं। क्लियर? आगे क्या है कि मानव में पोषण। मानव में पोषण किस तरीके से होता है? तो आपको पता है कि मानव एक बहुकोशिकीय जीव है। हमारे पास क्या है? पोषण के लिए एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त, एक वेल डिफाइंड, मतलब हर एक तरीके से परिपूर्ण आपके अंदर पाचन तंत्र है। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से एकदम एक करके एकदम ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाया है मनुष्यों में पोषण। तो बेटा आप उस चीज़ को भी देखें और देख करके तब भी इस चीज़ को करें, आप बेहतर करेंगे। ये मेरा बिल्कुल आपसे उम्मीद है और मेरा ये यकीन भी है कि आप बेहतर करेंगे उस लेक्चर को देखने के बाद। अभी भी जो बच्चे देख चुके हैं उस लेक्चर को, उन बच्चों का आई एम श्योर कि उन बच्चों का अच्छा मार्क्स यहाँ पे आ रहा होगा, वो अच्छे अच्छे जवाब दे ही रहे होंगे। और बाकी जो भी आंसर आपका है कमेंट बॉक्स में इसको राइट करते रहें। क्या है मनुष्य में पोषण? चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा है? सबसे पहला चरण तो बेटा सबसे पहला चरण हम लोग पढ़े थे ना, 5 चरण पढ़े थे ना कि मनुष्य में 5 चरण के द्वारा क्या होता है? पाचन कंप्लीट होता है।
तो सबसे पहला चरण क्या था? इंजेशन। हम लोग क्या पढ़ा था कि जब हम थाली में से रोटी और सब्जी को लपेट के क्या करेंगे, मुंह के अंदर डाल देंगे, अंदर खा लेंगे, तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन को बेटा हिंदी में क्या बोला जाता है? अंतःग्रहण। क्या बोला जाता है? अंतःग्रहण। मतलब हम क्या करते हैं बेटा? पहले हम लोग करते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन करते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? बढ़िए आगे। मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ समाप्त होता है? कहाँ समाप्त होगा? तो तुमको बताए थे कल के लेक्चर में देखे थे कि पाचन तंत्र कब कहाँ समाप्त होगा? जब उसके शरीर से सारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो उन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम किया कौन? कौन किया उसको बाहर निकालने का काम? तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है बेटा? मलद्वार करता है। समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार ये लगभग जितने भी जनरल कंपटीशन के पेपर है लगभग ऑलमोस्ट सब में पूछ चुका है कि बताओ मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे ग्रंथि बोले सबसे बड़ा ग्लैंड। मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था कि तुम्हारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कोई है तो क्या है? लीवर है। कितना होता है लीवर? तो लगभग 1.5 से लेके 2 kg तक। आई बात समझ में? इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर है, याद रखेंगे। विषम पोषी पोषण किस उदाहरण पाया जाता है? किस उदाहरण में? तो हरे पौधे तो स्वपोषी होते हैं, कवक भी लगभग स्वपोषी होता है, पेड़ भी स्वपोषी है। कौन विषम पोषी है? तो वह है आपका मनुष्य। कौन है आपका? मनुष्य है। ध्यान समझेंगे। कौन बेटा? ये मनुष्य है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मानव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मैंने बताया था कल आपको कि हमारे शरीर के अंदर, ये हमारे शरीर क्या हो गया सर? नेक्स्ट है बेटा कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हमने आपको बताया था कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कैसे होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो माउथ से होती है। कहाँ से होती है? माउथ से, मुख गुहा से होती है। और सबसे पहले ध्यान समझोगे किससे होती है बेटा? मुख गुहा से। अब पूछे कि सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो याद रखोगे कि सबसे पहले जो पाचन होगा, सबसे पहले क्या होगा? जो पाचन होगा वो किसका होगा? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। आया बात समझ में? किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्लियर? कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है तो याद रखोगे मैंने बताया था ना, किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। आया बात समझ में? किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? समझेंगे आगे। अब समझो आगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भोजन में, पोषण में भोजन के छोटा छोटा क्या करना? पोषण में भोजन को छोटा छोटा कणों में विभाजित किससे किया जाता है या किससे होता है? तो मैंने बताया था कि तुम रोटी तोड़ते हो, उसमें सब्जी लेते हो, लेके मुंह में डालते हो, तो क्या वही रोटी और सब्जी डायरेक्ट पेट में चला जाता है क्या? कि तुम यहाँ से डाले वो ऑटोमेटिक चला गया पेट में? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। हम क्या पढ़े थे कि तुम्हारे माउथ के अंदर 4 प्रकार के टीथ हैं। उनका काम क्या है? उन पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। तो हम उन पार्टिकल्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग सब इस्तेमाल करेंगे बेटा दांतों से। दांते से तोड़ते हो ना। ऐसा तो नहीं ना है कि रोटी सब्जी लेकर के कान में डालते हो और फिर उसको कान से तोड़ के फिर मुंह के अंदर लेके जाते हो। ऐसा तो नहीं होता है। कैसे करते हो? रोटी तोड़ते हो, उसमें सब्जी लगाते हो, फिर उसको क्या करते हो? खाते हो, चबाते हो। तो क्या होता है? चबाने में छोटे छोटे कण में टूट जाता है। नॉर्मल सी चीज़ है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में पाचन तंत्र में अम्ल सबसे अधिक, क्या अम्ल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे हमने जिक्र किया था किसकी? हमने जिक्र किया था तुमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। बताया था ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, जो तुम्हारे मीडियम को एसिडिक बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, ताकि जो कण है वो और छोटे छोटे कणों में टूट सके। जो बड़े कण है वह छोटे छोटे कणों में टूट सके। तो कहाँ होगा? ऑप्शन क्या होगा सही? अम्ल, सॉरी अमाशय। कहाँ सबसे अधिक अम्ल कहाँ होगा? तो अमाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किस पदार्थ को, कौन से, ध्यान समझना, मनुष्य और मांसाहारी, मांसाहारी वो जीव होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, और मनुष्य वो जीव है जो मांस खाने वाले जानवर को भी खा जाता है
और पेड़ पौधे खाने वाले जानवर को भी खा जाता है, तो मनुष्य सबसे खतरनाक है। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मनुष्य जो है और मांसाहारी जीव है वो किस पदार्थ को पचाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो बेटा हम लोग तो जानते हैं कि आप प्रोटीन को लेते ही अपने खाने में, बिल्कुल लेते हैं, वसा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ये तो हमारे क्या है, मेन न्यूट्रिएंट है। अगर हमें प्रोटीन नहीं मिलेगी हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, फैट नहीं मिलेगा आपके शरीर में एनर्जी स्टोर नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा आपकी बॉडी का लो इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा एक चीज़ हम लोग नहीं लेते, वो क्या है, सेलुलोज। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को पचाने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, तो जो जानवर क्या होते हैं, जो जानवर जो है क्या कहते हैं उसको, शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। सेलुलोज कौन पचाएगा, याद रखोगे, जो जानवर क्या होगा, जो जानवर शाकाहारी होगा। क्या होगा? शाकाहारी होगा। आई बात समझ में? क्या होगा? शाकाहारी। जो जानवर शाकाहारी होगा, आई बात समझ में, वही क्या करेगा, सेलुलोज को पचाएगा। इसमें ही ना पूछा कि नहीं होता है, तो नहीं कौन, किसको हम नहीं लिख सकते हैं, किसको नहीं पचा सकते हैं, तो सेलुलोज को नहीं पचा सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई इतना क्वेश्चन लीजिए तू सब तो ऐसे आंख बंद करके मार देगा। क्या कहा जाता है उसको? प्रकाश संश्लेषण। क्लियर? आया क्या बेटा कि आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, कौन सी गैस इसके लिए सबसे आवश्यक है, कौन सी गैस नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग यही पढ़े थे ना कि यहाँ क्या ले लो तुम, यहाँ तुम ले लो क्या ले लीजिए, यहाँ CO2 ले लो, यहाँ क्या ले लो बेटा तुम H2O ले लो, और यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ज़रूरत होती है सूर्य के प्रकाश की। किसकी ज़रूरत है? सूर्य का प्रकाश। बताया था ना, सूर्य पर क्या बनता है, ये यहाँ ये बन जाएगा C6H12O6 बनेगा ना। तो देखोगे इसमें कौन सी गैस की ज़रूरत है। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, एक लिक्विड है, मतलब द्रव है, और CO2 क्या है, CO2 एक गैस है। क्या है? गैस है। तो यही पूछ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कौन सी गैस हो जाएगी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है सर। कितना जगह? ऑप्शन नंबर C। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो बच्चा लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा वहीं से जवाब दे पाएगा, बाकी सब गलती करेंगे। साइबर सच में मैक्सिमम बच्चे जाएंगे क्लोरोफिल की तरफ, मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। लेकिन जो बच्चा सही से लेक्चर सुना होगा उसको पता होगा। पढ़े थे लोग, क्या पढ़े थे बेटा कि ये एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था, ग्रेनम। अब यहाँ पे क्या था, H2O था। अब यहाँ से क्या आया था, सनलाइट आया था, मतलब सूर्य का प्रकाश आया था, और सनलाइट के पड़ने की वजह से क्या हुआ था, इसका हो गया था इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब ये क्या होता है, H2 टूट गया था। कैसे टूट गया था? H2+O2 में। आए बात समझ में? तो यहीं से क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया था। तो ऑक्सीजन बाहर किसकी वजह से निकला, तो वाटर के टूटने की वजह से निकला। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलेगा बेटा, H2O से। कहाँ से निकलेगा बाबू? H2O से निकलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? चलो एक मिनट कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? अच्छा हाँ, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? ये तो बहुत, तुम तो सब तो बचपने से पढ़ते आ रहा है। तना, सॉरी पत्ती। 1 मिनट, इसको इरेज कर दें, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तुम लोग का। क्या होगा, बचपन से पढ़ते हो क्या, पत्ती, क्योंकि इनको पत्तियों को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट के अंदर। यानी कि प्लांट का जो किचन है कौन है, पत्ती ही है, लीफ ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है? अरे बाप, इतना वास्ट क्वेश्चन है कि तुम सब तो ऐसा आंख बंद कर जवाब दे देगा, है कि नहीं? कौन सा होता है बेटा? चल हरा, बहुत बढ़िया। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये तुम लोग क्लास 9 के अंदर ही पढ़ करके आए हो, हालांकि मैंने बताया भी है। सूर्य का प्रकाश पौधों को किस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पौधों को किस प्रक्रिया के लिए, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया के लिए देगा? तो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती क्यों है? जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे या वो करना नहीं चाहेंगे तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है सूर्य के प्रकाश की। भाई सूर्य तुम निकलो या मत निकलो, हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें कम मतलब है, मतलब अगर हमें कहने का मतलब कि अगर हम खुद को समझे कि पौधा, अगर हमने अपने आप को एक पौधा समझे तो कहेंगे कि हमें सूर्य की ज़रूरत तभी है जब हमें क्या करना हो, प्रकाश संश्लेषण करना हो। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पौधे कहते हैं कि क्या करना हो, प्रकाश संश्लेषण करना हो। तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देगा किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। गुड। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन किस रूप में बनता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्लूकोज के रूप में। अभी पढ़े थे ना ये CO2 + H2O मिलाए थे आप, तो क्या बना था बाबू, यहाँ बना था ना C6H12O6, इसी का तो नाम ग्लूकोज है। क्या नाम है, इसी का नाम ग्लूकोज है। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्लियर। आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ। क्या कह रहा है, कच्चा पदार्थ कौन सा नहीं है। इन सब पॉइंट देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी है आंख बंद करके नहीं चलना है। ये ध्यान देना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहे कि आवश्यक है नहीं, ये पूछे कौन आवश्यक नहीं है। तो आपको पता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो उसके लिए जरूरी है जल, मतलब कि H2O चाहिए ही चाहिए। क्यों, इसके साथ में क्या चाहिए हमें, CO2 चाहिए ही चाहिए। तो जाकर क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, और जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आपका क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए ना। लेकिन आप क्या जानते हैं, बता दीजिए जल्दी। क्या जानते हैं बेटा, आपको पता है कि ऑक्सीजन ऐसा चीज़ है कि जिसको प्लांट हमें देता है, इसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कोई डाउट है। बाकी ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। ये तीनों कच्चा रॉ मटेरियल होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। बाकी जो है ये तो आपका क्या रहा है, ऑक्सीजन जो है कोई रॉ मटेरियल नहीं है। इसी टोके बात समझ में आ रही है। ओके, आगे ये आंसर आ गया आपका। आप इस चीज़ को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। तो बेटा आज हमारा ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज 24 क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात का। और हमारा ये क्वेश्चंस का सीरीज, मतलब हर इस चैप्टर का जो मैं लेकर के आया था अभी 24 क्वेश्चन आपके सामने, ये होता है ख़त्म। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है, किस तरीके से श्वसन होता है, पौधों में श्वसन कैसे होगा। फिर हम पढ़ेंगे क्या कि मनुष्यों में श्वसन कैसे होगा। इस तरीके से हम लोग करके इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आए इस सीरीज देखने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। इसको देखने के बाद हमें लगता है, हमें खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि भाई हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों को बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हमें एक और हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर बेटा एक नए एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं कहीं भी है तो इस चीज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें में लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जोड़े। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।